Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Inside Sports Science. In this video, we are going to learn about the connective tissue. In the previous video, we have studied about the muscular tissue. If you haven't watched that video, then I will recommend you to go and watch that video first. Okay, let's get started. Of course, these lectures will help you in the following examination like BPET, NVS, KVS, DSSB and COT examinations. So let's get started. What is connective tissue? कनेक्टिव टिश्यू इज अ टिश्यू दैट कनेक्ट्स वेरियस बॉडी पार्ट्स। इसको हम एक रियलिस्टिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लेट्स से मुझे वॉल्स बनानी है, दीवार। वॉल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जिसकी जरूरत पड़ती है, वो है ब्रिक्स। मैंने ब्रिक्स लिया, ब्रिक्स से ही दीवार बनती है और मैंने ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर और साइड में रखना शुरू किया। ये ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स की पहली लाइन हो गई। इसके ऊपर मैंने फिर ब्रिक्स को रखा, ये ब्रिक्स की मेरी दूसरी लाइन हो गई। फिर मैंने ब्रिक्स को रखा, ये मेरे ब्रिक्स की तीसरी लाइन हो गई। और ऐसे करते करते मैं ट्राई कर रहा हूँ एक वॉल तैयार करने की। आफ्टर सम टाइम ये ब्रिक्स की लाइंस कुछ हाइट अटेन कर लेंगी और मेरी वॉल तैयार हो जाएगी। वॉल तो तैयार हो गई, लेकिन क्या ये वॉल ड्यूरेबल है? ये वॉल एक झटके में, एक धक्के में ही पूरी की पूरी नीचे गिर जाएगी और शायद धक्के की जरूरत भी ना पड़े, ये हवा से ही गिर जाए। क्यों? क्योंकि वॉल बनाने के लिए ब्रिक्स की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन वॉल बनाने के लिए सीमेंट की भी जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया ही नहीं है। सीमेंट क्या करता है? सीमेंट ये सारे ब्रिक्स को कनेक्ट करके रखता है, जो इस वॉल को ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट? तो यहाँ पे जो सीमेंट है, ये कनेक्टिव टिश्यू का काम कर रहा है। अगर सीमेंट ना हो तो ये वॉल्स आपस में, ये जो ब्रिक्स है ये आपस में कनेक्टेड नहीं रहेंगे और ये टूट जाएंगे, ये गिर जाएंगे। इसीलिए हमको सीमेंट की जरूरत पड़ती है ताकि वो इस वॉल को बांध के रखे, सारे ब्रिक्स को बांध के रखे। यही कुछ रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक पढ़ा है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में हमने पढ़ा है स्किन। हमारे बॉडी की आउटर लेयर क्या होती है? स्किन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? उसके बाद पढ़ा है हमने मसल। स्किन के नीचे हमारी मसल होती है। मसल के नीचे क्या होती है? मसल के नीचे होती है बोन, राइट? बोन हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। स्किन होती है, स्किन के नीचे मसल होती है, मसल के नीचे बोन होती है। क्या ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं? ऑफ कोर्स ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर ये कनेक्टेड ना हो तो जब भी आप मूवमेंट करेंगे तो आपकी मसल कहीं और भागेगी, आपकी बोन कहीं और भागेगी और आपकी स्किन कहीं और भागेगी, राइट? हमारे बॉडी में ऑर्गन्स भी होते हैं। क्या वो ऑर्गन्स भी कनेक्टेड होते हैं आपस में? बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं। अगर वो कनेक्टेड ना हो, एक ऑर्गन इधर चले जाएगा, एक ऑर्गन इधर चले जाएगा। तो इन सारे पार्ट्स को, इन सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके रखने का काम, सबको बांध के रखने का काम ये करता है कनेक्टिव टिश्यू। आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि कनेक्टिव टिश्यू करता क्या है। कनेक्टिव टिश्यू connects the various body parts, prevents organ from getting displaced by body movements, ये हमने अभी देखा। Acts like binding, supporting and packaging material. Cells are loosely spaced. Cells are embedded in a intercellular matrix. मैट्रिक्स में भी जेली, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, व्हाट इज मैट्रिक्स? टिश्यू कई सारे सेल से मिलकर बना होता है। लेट्स से दिस इज अ सेल, दिस इज द अनदर सेल। दो सेल्स के बीच में जो जगह बचती है हम इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, करेक्ट? द स्पेस बिटवीन टू और मोर सेल्स इज नोन एज मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स हवा भी हो सकती है और इन दोनों, ये जो स्पेस है इसमें कोई सॉलिड पार्टिकल भी हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है, कोई जेल भी हो सकता है। ये आपके टिश्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दूसरी ध्यान में रखने वाली बात, हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था। एपिथेलियल टिश्यू में हमने ये देखा था कि उसमें मैट्रिक्स नहीं होती, नो मैट्रिक्स।
वो टाइटली पैक्ड होते हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस, बट इन कनेक्टिव टिश्यू दे आर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? दो सेल्स के बीच का जगह। यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, विच मीन्स दो सेल के बीच में जगह है और उस जगह को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स जेली भी हो सकता है, ये फ्लूइड भी हो सकता है, ये डेंस भी हो सकता है और ये रिजिड भी हो सकता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, अगर ये क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्टार्ट करते हैं विद एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी फर्दर लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइडेड होता है। लेट्स स्टार्ट विद द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू? क्या होता है ये? फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स एज वेल एज बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो हमारे लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है और ये जो बोन मैरो है ये आरबीसी प्रोडक्शन करता है। आरबीसी प्रोडक्शन, ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसके जो सेल्स होते हैं, सेल्स सेल्स के बीच का जो मैट्रिक्स होता है उसमें होते हैं जेल लाइक स्ट्रक्चर, विच मीन्स इसका बहुत ही लूज मैट्रिक्स होता है, जिसकी वजह से ये बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं। कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? बिटवीन स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ब्लड वेसल हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ऑर्गन्स में। नर्व्स, ये हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे आगे। नर्व्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट्स तक। इन बोन मैरो, जैसे कि मैंने अभी बताया, बोन मैरो आरबीसी प्रोडक्शन करते हैं। स्पेस इनसाइड ऑर्गन, कौन से ऑर्गन? ये विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? हमारा स्टमक हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सारे ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस होता है ये वहां पे पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? कनेक्ट स्किन्स एंड मसल्स। ये होता है हमारा स्किन जो होता है आउटर लेयर, इसके नीचे होते हैं हमारे मसल्स, ये बीच में होता है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। ये इंटरनल ऑर्गन को कैसे सपोर्ट करता है? जब भी हमारे बॉडी को शॉक लगता है तो ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और इंश्योर करता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारे इंटरनल ऑर्गन को हर्ट ना करे, उनको डैमेज ना करे। हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियसली जो हमने पढ़ा वो था लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसको लूज कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते थे क्योंकि इसके बीच जो मैट्रिक्स है वो जेल लाइक होता है। इसको हम डेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बीच का जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड होता है। देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट। टेंडन क्या होता है? ये है टेंडन का डायग्राम। दिस इज बोन एंड दिस इज द मसल। जो बोन और मसल को कनेक्ट करके रखा हुआ है इसको हम बोलते हैं टेंडन। देखते हैं, ये एक फाइब्रस टिश्यू होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा टेंडन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है, ये ज्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होता और फ्लेक्सिबल नहीं होता। कनेक्ट मसल टू बोन, ये मैंने अभी आपको समझाया है। बात करते हैं लिगामेंट की। लिगामेंट कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। लिटिल मैट्रिक्स इज प्रेजेंट, इसमें काफी थोड़ा मैट्रिक्स होता है और ये बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में आपको उतना अच्छे से भले ना नजर आ रहा हो, ये है वो डायग्राम। ये हमारा फीमर बोन जो थाई में प्रेजेंट होता है और ये हमारा टीबिया बोन। आगे आने वाले चैप्टर में इसके बाद मैं कनेक्टिव टिश्यू के बाद मैं आपको स्केलेटल सिस्टम ही पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक एक बोन के बारे में बताऊंगा। ये हमारा फीमर बोन और ये हमारा टीबिया बोन, और इन दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा है लिगामेंट। दिस इज व्हाट? लिगामेंट। इसको बोलते हैं मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, एमसीएल। और ये है एलसीएल, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। इस बोन को हम बोलते हैं पटेला, और पटेला को जो टिबिया से जोड़ के रखा हुआ है वो है ये पटेलर लिगामेंट। अब आप सभी स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप रेगुलरली
कोई ना कोई गेम खेलते ही हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लिगामेंट और टेंडन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी में। अगर ये एक बार टूट गए तो ये दोबारा रिपेयर नहीं होते हैं। अगर एक बार आपका बोन फ्रैक्चर हो गया तो बोन जुड़ जाता है। अगर ये बोन, अगर आपका ये सिंगल बोन है, लेट्स से दिस इज योर बोन, अगर ये बीच से अगर टूट भी जाए तो डॉक्टर यहाँ पे एक रॉड लगाएगा और आपके बोन को दोबारा जोड़ देगा और आपका जो बोन है वो दोबारा जुड़ जाएगा। लेकिन आपका जो टेंडन होता है, आपका जो लिगामेंट होता है, ये एक बार टूट गया तो ये कभी नहीं जुड़ने वाला नेचुरली। आपको उसके लिए ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप रेगुलरली अच्छे से स्ट्रेचिंग करें, कूलिंग डाउन करें, वार्म अप करें, ताकि आपको कोई भी टी टेंडन या लिगामेंट का इंजरी ना हो। राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू खत्म होता है। अब हम देखते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स। ये क्या होते हैं? ये फैट सेल्स होते हैं। फैट्स क्या होता है ये आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे डाइजेशन में। सेल्स आर राउंडेड एंड ओवल। ये सेल्स या तो ओवल होते हैं या तो राउंडेड होते हैं। ये आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। सेल्स कंटेन्स लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स। ऑक्यूरेंस, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिलो स्किन, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। कहाँ कहाँ पे? ये है आपका स्किन, ये आपका मसल। ये स्किन और मसल के बीच में भी पाया जाता है और ये दो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी पाया जाता है। सपोज दिस इज द वन ऑर्गन एंड दिस इज द अनदर ऑर्गन। लेट्स से दिस इज स्टमक एंड दिस इज लीवर। तो इन दो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी ये पाया जाता है। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। अगर बाहर से आपको कोई भी फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स बहुत इजीली आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दो इंटरनल ऑर्गन एक साथ कोलैप्स कर ले, तो उस फोर्स को हमारा एडिपोज टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेता है। फैट रिजर्वेशन, हमारे बॉडी में जितना भी फैट है, हम फैट लेते हैं अपनी डाइट में, वो फैट आखिर में एडिपोज टिश्यू में ही जाके स्टोर होता है। पुअर कंडक्शन ऑफ हीट एंड लेस हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। ये बात समझने वाली है। फैट्स आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसका मतलब ये होता है कि फैट अपने थ्रू किसी भी हीट को पास ऑन नहीं होने देते। जैसे कि ये है आपका स्किन, लेट्स से ये है आपका एडिपोज टिश्यू और ये है आपका इंटरनल ऑर्गन, लेट्स से मसल है। अगर बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो आपकी स्किन को तो गर्मी लगेगी, लेकिन यहां से जो टेम्परेचर है ये अंदर पास ऑन नहीं हो पाएगा। या फिर अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी है, लेट्स से दिस इज योर बॉडी, इंटरनल बॉडी, और यहाँ पे हीट है, बीच में होता है आपका एडिपोज टिश्यू। दिस इज एडिपोज टिश्यू और ये है आपका स्किन। तो ये जो बॉडी की जो हीट है, इस हीट को एडिपोज टिश्यू पास ऑन नहीं होने देगा, जिस वजह से जो आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इसलिए आपने ये देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं, जिनके अंदर फैट्स बहुत ज्यादा होता है, उनके अंदर एडिपोज टिश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं और इसी वजह से उनको ठंड के टाइम ज्यादा ठंडी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो लॉस होता ही नहीं है। वहीं अगर आप देखोगे पतले लोगों को, उनके अंदर एडिपोज टिश्यू बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिस वजह से उनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो लॉस हो जाता है, वो इन्वायरमेंट में चले जाता है और इसीलिए पतले लोगों को बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है। राइट? आगे बढ़ते हैं। एडिपोज टिश्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टाइप, दैट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हमारे दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट वन इज कार्टिलेज एंड द सेकंड वन इज बोन। क्या होता है कार्टिलेज? कार्टिलेज हैव एक्सटेंसिव मैट्रिक्स, जो शुगर, जो प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना होता है।
प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना है, इसका मतलब ये है कि वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है। मैट्रिक्स इज स्लाइटली इलास्टिक, फ्लेक्सिबल। और क्यूरस देखते हैं कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ये ईयर पिन्ना में मिलता है, जहाँ से जो मेजर पार्ट हमारा ईयर का होता है। नोज टिप, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। ट्रैकिया होता है हमारे नेक में, ये हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ से एयर पास करता है। और लैरिंग्स, ये भी हमारे नेक में होता है। फंक्शन क्या होता है? स्मूदन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द जॉइंट। ये जो हमारा जो बोन होता है, जो हमारा दो बोन होता है, जो जॉइंट होता है, ये दो जॉइंट के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे क्या करता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये स्मूदन करता है हमारे जॉइंट्स को। जैसे कि ये लेट्स से ये हमारा फीमर है और ये है टिबिया। फीमर हमारा होता है हिप में और टिबिया ये हमारा लेग बोन होता है। इन दोनों के बीच में जो आपको ये बीच में नजर आ रहा, ये है कार्टिलेज। अगर ये कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट ना हो, अगर ये कार्टिलेज यहाँ पे नहीं होगा, तो ये दोनों जो बोन है, ये हमारा फीमर और जो टिबिया, इनके बीच में फ्रिक्शन होगा जो बहुत ही ज्यादा पेन कॉज करेगा। और इसकी वजह से हमारा जो बोन है वो भी खराब हो सकता है, राइट? इसका बेस्ट एग्जांपल है नेक्स्ट, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब हमारा बैकबोन। ये हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बैकबोन। तो जो हमारा बैकबोन होता है वो कई सारे छोटे छोटे वर्टिब्रल डिस्क से मिलके बना होता है। दिस इज वन वर्टिब्रल बोन। और दो वर्टिब्रल बोन के बीच में ये जो आपको स्पॉन्जी सा दिख रहा है, दिस इज इंटर वर्टिब्रल डिस्क। इसी को हम कार्टिलेज कहते हैं। ये शॉक एब्जॉर्ब करता है, ये फ्रिक्शन एब्जॉर्ब करता है, और ये इन दोनों के बीच में जो घर्षण होता है उसको भी रोकता है। ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। अगर आपकी कार्टिलेज को कुछ हो गया तो आपको मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि इससे आपके दो बोन्स के बीच का जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो पेन कॉज करेगा। सो आई होप आपको कार्टिलेज समझ में आया होगा, कार्टिलेज होता क्या है। नेक्स्ट, बोन्स। बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। इसका मेन रीजन क्या होता है, आगे देखते हैं। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था, मैट्रिक्स क्या होता है? दो सेल्स के बीच का जगह, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और इनके इन मैट्रिक्स काफी हार्ड होते हैं। ऐसा क्या होता है इनके मैट्रिक्स में जो इनके मैट्रिक्स को हार्ड बनाता है? मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों हार्ड एलिमेंट्स है। इसी की वजह से जो हमारा बोन है वो बहुत स्ट्रांग बन पाता है और वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड लंग्स। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि कैसे हमारा जो बोन है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो रिब केज है, रिब केज, ये रिब केज हमारा प्रोटेक्ट करता है लंग्स को। और जो हमारा स्कल है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कार्टिलेज क्या होता है और बोन्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमारा एक और कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होता है, दैट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हम देखते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं हमारे ब्लड एंड लिम्फ। क्या करता है ब्लड और लिम्फ? अभी देखते हैं। कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स मूव इन लिक्विड मैट्रिक्स प्लाज्मा। जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसमें भरा होता है प्लाज्मा। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे कि हमने पुराने लेक्चर्स में जैसे मैंने आपको बताया है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा स्केलेटल मसल होता है, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? एक स्केलेटल सेल होता है, एक स्केलेटल टिश्यू होता है, उसमें कितने सेल होते हैं? वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है।
हमारे जो स्मूथ मसल होता है और जो कार्डियक मसल होता है, उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? उसमें हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो हमारा ब्लड सेल होता है, जो हमारा आरबीसी होता है, उसमें कोई न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता। हम अभी आगे के पॉइंट्स में हम इसको देखेंगे। Composed of blood cells. Blood cell move in a liquid matrix called plasma. Blood cells are of three types: RBC, WBC, platelets. इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ने वाले हैं कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है। मेच्योर आरबीसी डजंट हैव न्यूक्लियस. प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स. हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स आर मैसेंजर्स. ये भी हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे कि हार्मोन्स एक्चुअली होते क्या है. हार्मोन्स और मैसेंजर, और वो हार्मोन्स हमारे प्लाज्मा में होते हैं. प्लाज्मा बेसिकली होता क्या है मैं बता देता हूँ. प्लाज्मा एक कलरलेस पिगमेंट होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, और हार्मोन्स उसी में होते हैं. हार्मोन्स का प्रोडक्शन हमारे ग्लैंड्स करते हैं और वो रिलीज होते हैं ब्लड के प्लाज्मा में. राइट. यहाँ पे ब्लड हमारा होता है खत्म. फंक्शन देख लेते हैं ब्लड का. ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल. कैसे? इसको भी ध्यान से देखते हैं एक बार. हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन. उसको हम एचबी से डिनोट करते हैं. ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है. जब भी हम इनहलेशन करते हैं, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है. कैसे? इसी हीमोग्लोबिन की मदद से. ये हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है जो हमारे ब्लड को रेड बनाता है, और यही हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है. जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर देता है बॉडी के पार्ट्स में, तो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे CO2 निकलता है, और उस CO2 को यही हीमोग्लोबिन कैरी करता है, लंग्स तक लेके जाता है, और वहां से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाता है. राइट. तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि गैसेस ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन हमारी मदद कैसे करता है. जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है हमारे शॉर्ट इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो भी हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, और ये ब्लड हमारे मसल सेल्स तक पहुंचाता है उस डाइजेस्टेड फूड को. हॉर्मोन्स भी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, और वेस्ट मटेरियल भी हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं, जो आगे जाके एक्सक्रीशन के दौरान हमारे बॉडी से बाहर चले जाता है. दिस इज व्हाट द ब्लड इज. इसके बाद हम देखते हैं कि लिम्फ क्या होता है. लिम्फ अभी के लिए, लिम्फ एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी के लिए हमको यही नहीं समझना है कि लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें आरबीसी और ब्लड प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं. दिस इज व्हाट द लिम्फ इज. जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा तब उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि लिम्फ एक्चुअल में होता क्या है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू के लिए, लिम्फ के लिए इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है. ओके. यहाँ पे हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म होता है. आगे बढ़ते हैं हमारा नर्व टिश्यू पे. यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू खत्म होता है. नेक्स्ट टिश्यू है हमारा नर्वस टिश्यू. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नर्वस टिश्यू काम क्या करता है. नर्वस टिश्यू हमारा क्या काम करता है? ये काम करता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम. ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन. कैसे? फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स और वाइसा वर्सा. ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, या बॉडी पार्ट से ब्रेन तक का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है. एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ. जैसे कि अगर आपका हाथ है, वो किसी गर्म चीज को टच कर रहा है, तो आपके हाथ में कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन के ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और फिर ब्रेन आपको वापस इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका हाथ जल रहा है, आप हाथ को हटाइए. तो ब्रेन से वापस आपके हाथ में इन्फॉर्मेशन जाएगा और आप अपना हाथ हटा लेंगे. ये काम करता है हमारा न्यूरॉन का. पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं. व्हाट इज न्यूरॉन? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू. हमारा जो ब्रेन है, जो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये दो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं. ब्रेन्स और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है,
ये दोनों मिलके हमारा बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। ये होता क्या है, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। आपको लग रहा होगा सर आप यही बोल रहे हो, आगे पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ तो मैं डेफिनेटली पूरा कंप्लीट करूंगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डेफिनेटली पढ़ेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे नर्वस टिश्यू में हम इतना समझते हैं कि न्यूरॉन का क्या काम होता है। हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, बट यहाँ पे आपको और बेटर अच्छे से नजर आएगा। जस्ट अ सेकेंड। ये है हमारा सेल बॉडी और ये है डेंड्रॉइड्स। ये जो आपके छोटे छोटे जो आपको ब्रांचेस नजर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। यहीं से इसको इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस नर्व सेल। ये जो आपको छोटे छोटे बीच में जो गैप्स नजर आ रहे हैं, ये गैप, ये गैप, ये गैप, दिस इज नोन एज नोड ऑफ रैनवियर। ये जो पूरा है इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया। दिस इज नोन एज, दिस नेक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सॉन एंड दिस इज माइलिन शीथ। इसमें जितने भी मैं आपको बॉडी पार्ट्स बता रहा हूँ, इसके इनका सब का एक स्पेसिफिक वर्क होता है, जो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको डेफिनेटली बताऊंगा। दिस आर एक्सॉन टर्मिनल्स। यहाँ पे आपका जो सेल है, न्यूरॉन सेल है, ये यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। इंफॉर्मेशन यहाँ से जंप करते हुए नर्व इम्पल्स के थ्रू यहाँ तक पहुंचता है और यहाँ से आपका एक नया न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो एक्सॉन टर्मिनल से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और वापस आगे ट्रांसफर करता है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं ACH, असिटाइल कोलिन। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है इन बिटवीन द नर्व सेल, ये होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इम्पल्स आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन जब ये यहाँ पे आता है तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसको ये मिल जाती है, बन जाता है ACH, असिटाइल कोलिन, और इसको एक दूसरा न्यूरॉन एक्सेप्ट कर लेता है। करेक्ट। आगे देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा इसका स्ट्रक्चर। दिस इज द मेन सेल बॉडी, दिस इज द एक्सॉन, दिस इज नोड ऑफ रैनवियर जो आपको ये बीच में नजर आ रहा है, दिस इज माइलिन शीथ। इस माइलिन शीथ के बीच में जो आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं श्वान सेल एंड दिस आर द एक्सॉन टर्मिनल। राइट। आगे देखते हैं। ईच न्यूरॉन हैव सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन। ये आपको नजर आ रहा होगा। मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट आर कॉल्ड डेंड्रॉइड्स। दिस आर कॉल्ड डेंड्रॉइड्स। फंक्शन, transfer nerve impulse from brain to body parts and vice versa, that I have told you earlier। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आएगा कि नर्व टिश्यू क्या होता है। और यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू तो खत्म हो चुका है, नर्व टिश्यू भी हमारा खत्म होता है और हमारा जो पूरा चैप्टर है टिश्यू, दैट इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, यू कैन फ्रीली आस्क योर डाउट ओवर देयर। If you find this video very useful, then please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel। Definitely मैं जो आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये आपको बिल्कुल काम आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, और खास करके ये YouTube के जो वीडियोस हैं ये आपको CUET एग्जाम में तो डेफिनेटली काम आएंगे। आप इस वीडियो से 2 to 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने CUET PG, जो एमपेड के लिए जो एग्जाम होता है, CUET PG हम डेफिनेटली यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट। So thanks for the watching this video. If you really like the video, if you really find this video useful, then please like, share, comment and subscribe to the channel. In the next video we are going to study about the human skeletal system. So stay tuned, stay connected. Bye bye.